हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोर। चलिए हम लोग अपनी रिवोल्यूशन की सीरीज चला रहे थे। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी। एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है जा करके इसके प्ले लिस्ट में देखें, वहाँ पे लूसेंट सीरीज करके नाम से है। तो सारे जितनी क्लासेस हो चुकी है सारी क्लासेस हो गई है, आप लोग कंप्लीट क्लास देख लीजिए, ठीक है। और आज हम यहाँ आगे का सेशन, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मॉडर्न सेशन है, ठीक है। चलो, हम लोगों ने लास्ट टाइम सामाजिक सुधार बढ़ावा ही यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हुए उनकी बात करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर पहले आएंगे, फिर गवर्नर जनरल आएंगे, फिर भारत के गवर्नर जनरल आएंगे, फिर वायसराय, ठीक है। ये इनका आने का, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर था 1757 से 60 ईस्वी में, और पुनः ये 1765 से 1767 ईस्वी में आया। तो 1757 से 1760, 1765 से 1767 में रॉबर्ट क्लाइव। इसके काल में कौन कौन से काम हुए? तो बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था, और इसके तहत राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। तो राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले जो थे वो कंपनी के अधीन रखे गए। शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब पे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 में के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। इसी के काल में हुआ था कंपनी के संरक्षण में, यानी इलाहाबाद की संधि। आप सीधे पता चलेगा कि इलाहाबाद की संधि किसके शासन काल में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के, तब हुई थी 1765 में। संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश का राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था जो थी इंडिया की, उसमें दखल देना शुरू कर दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। यानी रॉबर्ट क्लाइव ही था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन स्टार्ट किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान भी रखे, और मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए रा, राजा सिताब राय। बंगाल के लिए कौन थे? मोहम्मद रजा खान। बिहार के लिए राजा सिताब राय। दो दीवान थे। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा। तो हिंदुस्तान का मानचित्र किसने तैयार किया? जेम्स रेनेल। हिंदुस्तान का, भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया था, और जिसे बंगाल एटलस यानी 1779 में चित्रित किया गया। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी माना जाता है। अन्य गवर्नर की बात करें तो वेरलास्ट 1767 में से 1769 के बीच में, 1767 से 1769 के बीच में। यानी जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव का शासन समाप्त होता है तो उसके बाद कौन आता है? 1767 से 1769 के बीच में वेरलिस्ट आते हैं। फिर उसके बाद कार्टियर आता है 1769 से 1769 के बीच में। फिर वारेन हेस्टिंग आता है 1772 से 1774। ये इनका क्रम हुआ, याद रख लीजिएगा। 57 से 60 रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और वायरलिस्ट की बात करें तो 1767 से 69 के बीच में। कार्टियर की बात करें तो 1769 से 1772 के बीच में। और वारेन हेस्टिंग की बात करें तो 1772 से 1774 के बीच में। याद आगे, बंगाल के अधीन गवर्नर जनरल। अब देखिए, अभी तक क्या थे? गवर्नर हुआ, ठीक है। अब क्या बनेंगे? गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया,
और इसके अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था उसे ही गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल 1773 में, ठीक है। इस कार्यकाल में 5 वर्षों के निर्धारित किया गया, इसका कार्यकाल जो था 5 वर्ष। मद्रास मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो गया 1774 से 1785। 1774 से 1785 के बीच में फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। लेकिन ये वारेन हेस्टिंग एक ऐसा पहला था जो कि गवर्नर भी रहा और गवर्नर जनरल भी रहा। फर्स्ट अंग्रेज जो कि गवर्नर भी रहा और गवर्नर जनरल भी रहा। वारेन हेस्टिंग, क्या कहोगे? वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए और अपनी कार्यकुशलता में कारण जो कासिम बाजार का अध्यक्ष भी बने, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल बना। बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल भी बना, मैंने आपको पहले बताया। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग का। इसका कार्यकाल 1774 से 1785। हमने क्या बताया, देखिए। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785। क्यों? क्योंकि इस गवर्नर जनरल, ये 1772 से जो 74 का काल था, इसमें ये क्या था, ये गवर्नर था, गवर्नर, ना कि गवर्नर। गवर्नर जनरल कब बना? 74 से 50। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया। हेस्टिंग्स था जिसने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता मिल गया। 1772 में ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना भी कर दी। दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग को। फौजदारी अदालतें जो होती थी अगर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और नाजित द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता। दीवानी अदालत कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी अदालत जो होती थी उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? कलेक्टर होता था। और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। तो जिला की फौजदारी जो होती थी वह किसके अधीन होती थी? एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। इसकी सहायता के लिए अगर बात करें तो एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्याय के कार्य देखभाल करता था। न्यायालय का कार्य कौन देखभाल करता था? कलेक्टर। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत, एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना हुई। दीवानी अदालत कलकत्ता के काउंसिल और सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य जो रायन और मुख्य कानून रोजो हुआ की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत, नाइब निजाम और मुख्य काजी मुफ्ती 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। देखते हैं जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की अंतिम निर्णय, मुकदमे के अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जाति कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में और हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। अगले 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो द्वैध प्रणाली किसके काल में आए थे? वारेन हेस्टिंग के काल। नहीं, वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के काल में। तो क्लाइव के काल में द्वैध प्रणाली आई और इसे समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया।
कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रांत की शासन व्यवस्था और उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खान जो कि बंगाल का उप दीवान था, और नवाब राजा सिताब राय जो थे वह बिहार के उप दीवान थे, वो हटा, इन दोनों को अब हटा दिया दीवान को। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना है। वारेन हेस्टिंग ही था जिसने इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की। इसके पहले भी इजारेदारी प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि एंशियंट पद्धति। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य श्रेय या उद्देश्य जो है वो राजस्व वसूल करना था। मुख्य दो विशेषताएं थी, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले लगान वसूली अधिकार दिया गया। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक किसने नियुक्त किया? मीर जफर की विधवा पत्नी तो हेस्टिंग ने की। 1775 में मुन्नी बेगम को हटा करके मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक बना दिया। मुन्नी बेगम को भी 1775 में हटा दिया गया। 1776 में स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज के नाम से हुआ। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज इसने किया विलियम विल्सन ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विलियम विल्किंस, 1789 में अज्ञान शकुंतलम का नाटक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1789, ठीक है। अगले आते हैं हेस्टिंग। हेस्टिंग में 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा भी बनवाया। कलकत्ता में मदरसा क्यों बनवाया? हेस्टिंग ने। कब बनवाया? 1781। इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग ने एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग के एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति के अध्ययन कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्या कहोगे? सर विलियम जोन्स ने 1784। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्टन और बनारस में हिंदू कानून एक दर्शन के सिद्ध अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्टन ने की 1751। 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के स्थापना हुई। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? 1823 में। लेकिन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दिया। वारेन हेस्टिंग ही था जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए इलाहाबाद संधि के अनुसार मिलता था वार्षिक, उसको भी वारेन हेस्टिंग ने बंद कर दिया। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की।
इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था और मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्बेड, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्बेड, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा और हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा करके न्यायालय में फांसी की सजा दिलाई थी। तो हेस्टिंग ही था जिसने नंद कुमार पर सबसे पहले फांसी का आरोप लगाया, उसे फांसी दिलाई दी। स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम। 11 पंडित थे जिन्हें भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने के लिए कहा गया 1775 में। एन बी हॉल हेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुसलमान कानूनों की एक संहिता भी तैयार की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ। 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो वह 1780 से 84 के बीच में हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था, लड़े गए थे। और आंग्ल मराठा प्रथम की जो लड़ाई थी वह साल बाई की संधि से 1782 में समाप्त हुई। 75 से 82 और 80 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से 1784 में समाप्त हो गई। पहले में सालबाई की संधि होती है 1700, पहले में सालबाई की संधि कब होती है? 1782 में। दूसरे में मंगलौर की संधि होती है 1785 में, 1784। अगला, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय पारित किया गया। इस एक्ट के तहत भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। कब? ब्रिटिश शासन काल में की गई, 1784 में। नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में डबल गवर्नमेंट एवं दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू हुई। 1784 में ही था कि डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया और इसके तहत ही कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ पे ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। दोहरे नियंत्रण में व्यवस्था को हॉल हाफ लॉ सिस्टम कहते थे। क्या कहोगे? हाफ लॉ सिस्टम। तो जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पे कंपनी के कार्य को देखिए, ठीक है, जिनमें यहाँ के व्यापारिक कार्य दे दिए गए। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, उसको कहा गया कि आप यहाँ पे राजनीतिक कार्य देखिए इंडिया में, कहाँ पे? इंडिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ना, सीधा सीधा याद रखिएगा, 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। तो इस हिसाब की देखभाल के लिए किसको रखा गया? राय रायन को रखा गया। और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राय दुर्लभ राय या फिर राय दुर्लभ का पुत्र राज बल्लभ हुआ।
क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड वर्की ने उसे बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने के आरोप में ये आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर उसे ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। महाभियोग का मुकदमा किसके विरुद्ध चलाया गया? तो वह वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि वहां इंडिया में इसने सही ढंग से शासन नहीं चलाया। 1788 में शुरू हुआ मुकदमा और यह 7 वर्षों तक चलता एवं अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वारेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त। 1795 में वारेन हेस्टिंग को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आरोपों से मुक्त कर दिया। 1786 की बात करें तो हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद की पुनर्गठन किया गया और नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई। तो सारिस्तादार नए नवीन अधिकारी या फिर नए अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनका कार्य की बात करें तो सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात करें तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सर जॉन मैकफरसन 1785 से 1786 में इसे अस्थायी गवर्नर जनरल के लिए नियुक्त किया गया। अस्थायी गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफरसन 1785 से 1786। अब आगे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके कानून देखते हैं। 1786 में से 1793 और 1805, 1786 से 1793, 1805 इसमें इसके शासन काल में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में चले गए। भारतीय न्यायाधीश से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें कि 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1772 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की भी शुरुआत कर दी। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण करवाया गया। शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत पर आधारित था और 1793 में विनियमन के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। तो 1793 में ही विनियमन के द्वारा जिला कलेक्टर और उसकी न्यायिक शक्तियों को वंचित कर दिया, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा का भी इंचार्ज बनाया गया। दरोगा को इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति जो है वह लागू हुई। स्थायी बंदोबस्त पद्धति कौन लाया था? तो क्या कहोगे? वह पहला था जो कि कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लाई। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%
यानी 11/6 भाग कंपनी को और लगभग 10% अपने पास। 90% कंपनी को देना था, 10% अपने को रखना था। यह होती थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जांगसूर ने बनाई थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास और उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदारी भी चली जाती थी। स्थायी बंदोबस्त कब लाई गई? 1793 में। इसमें क्या होता था कि 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग जो होता था वह खुद। स्थायी बंदोबस्त जो है योजना सबसे पहले जामशोर ने बनाई थी। यह किस क्षेत्र में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में लागू थी। और इस जमींदारी प्रथा में अगर कोई लगान नहीं देता था, राजस्व का भुगतान नहीं करता था, तो उसकी जमींदारी भी चली जाती थी। भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं क्या थी? रैयतवाड़ी और मतवाड़ी। देखिए रैयतवाड़ी और मतवाड़ी देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझ। रैयत में क्या होता था? उनकी रैयतों को डायरेक्ट मिला, यानी किसानों के साथ डायरेक्ट व्यवहार किया जाता था, तो डायरेक्ट किसानों से राजस्व वसूला जाता था। रैयत वाली इस व्यवस्था के अंतर्गत जो थी 91% भूमि आई और 1792 में रैयत वाली व्यवस्था तो 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। रैयत वाली व्यवस्था 1792, याद रखिएगा, कर्नल रीड ने कहाँ पे? 12 महल। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो ने, हेक्टर और मुनरो के द्वारा ये मुनरो ने को मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू हुई और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन के क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो गई। सरकार और किसान के बीच कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था और स्वामित्व किसानों को दिया गया भूमि का, और वे भूमि का विक्रय भी कर सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने के पर भूमि भी जब्त कर सकती थी। तो लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्परीक्षण, पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था 30 वर्ष के बाद समीक्षा करने का भी आदेश दिया गया। राजस्व के रूप में किसानों के उपज का आधा यानी 1/2 भाग देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था। अब आगे देख लेते हैं महल व्यवस्था। तो महल से तात्पर्य है कि जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार और राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या फिर जागीरों के मुखिया या फिर लंबदर लंबरदार जैसे लोग जो थे, लंबरदार, राजस्व वसूली का आधार बन गया। लंबरदार 1822 में यह व्यवस्था आरंभ की गई। 1822 में यह व्यवस्था आरंभ की गई, 1822 में। और अगर बात करें रैयत वाली, वह कब प्रारंभ की गई थी? वह 1792 में। यह व्यवस्था गंगा नदी घाटी के आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य
भारत के कुछ भाग में तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों का पंजियों के प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्टन मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड एवं जेम्स थॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आया। भारत में इस व्यवस्था में लगान का उत्पादन 2/3 भारत में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था और बाद में यह घट करके 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। देख लो, क्षेत्रफल की बात करें तो जमींदारी प्रथा या फिर स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त जो थी वह 19% पे थी। रैयतवाड़ी जो थी 91% पे थी और महलवाड़ी 30% पे थी। तो पक्ष कौन था? जमींदार था, इसका जागीरदारी का। रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट देता था राजस्व, और महलवाड़ी में मुखिया फिर लंबादार थे। तो योजनाकार लॉर्ड कार्नवालिस और जॉन सोर रीड और थॉमस होल्ट मैकेंजी और मुनरो। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा। नागरिक सेवा का जनक आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? कार्नवालिस था। कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा है। आगे देख लो, जॉन सोर आते 1793 से 98। अपने हस्तक्षेप नीति अपनाई और इसी कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल के नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया। तो अपराध घोषित कब किया गया? यह जांच के काल में हुआ। कन्या और बाल हत्याओं का बाल कन्याओं या नवजात कन्याओं की हत्या को वह अन्य हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया। जान सौ के कानून है। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेली जली तो जो 1798 से 1805 ईस्वी में सहायक संधि की पद्धति शुरू कर दी। तो वेली जली ही था जिसने की सहायक संधि शुरू की। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। तो संधि करने वाले राज्य की बात कर ले तो पहले सबसे पहले हैदराबाद हुआ, और मैसूर हुआ, तंजौर हुआ, अवध हुआ, पेशवा हुआ, बरार हुआ, भोसले हुआ, सिंधिया हुआ, जोधपुर हुआ, जयपुर हुआ, मछेड़ी हुआ और भरतपुर हुआ। इसको याद रखने के लिए आप क्या कहेंगे? है मैं का है मैं तापे, है मैं तापे, क्या बोलोगे? है मैं तापे बरा, है मैं तापे बरा, बताइए। है मैं तापे, है मैं तापे बरा भोसले या बड़ा सिंधिया लिखेंगे, बड़ा सिंधिया। है से हैदराबाद, मैं से मैसूर, ता से तंजौर, अवध आ से अवध और पे से पेशवा, बस बरा से बैरार, भोसले और सिंधिया। ठीक, याद रखिएगा। 1798, 1799, 1799, 1801, 1802 और बरार भोसले 1803। सिंधिया 1804, जोधा जोधपुर जो है 1818 और जयपुर 1818। मछेड़ी जो है 1818 और बूंदी 1818, भरतपुर 1818। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। इंदौर के होलकर ही थे जिन्होंने सहायक संधि नहीं स्वीकार की।
टीपू सुल्तान के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में मारा गया और इस शासनकाल के दौरान 1704 में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या के तहत मानने का दंड प्रदान कर दिया गया। तो दंड कब दिया गया? 1803 में शिशु हत्या के लिए। आगे देखते हैं। इसी ने 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की किसने की? कॉर्नवालिस ने। कौन? कॉर्नवालिस। 1804 ईस्वी में, कॉर्नवालिस ही है ना ये, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि बेलेजली ने की। बेलेजली ही कौन था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो क्या लिखेंगे? बेलेजली। बेलेजली। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी और ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। किसके लिए? प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। वहां जहां पर नौ युवक और प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई। तो 2 वर्ष तक वहां पे प्रशिक्षण मिलेगा, तब आप प्रशासकीय अधिकारी बन पाएंगे। या स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता है। तो बेलीजली जो था वह स्वयं को शेर का और बंगाल का शेर भी कहता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और तब परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। 1805 में मृत्यु लॉर्ड कॉर्नवालिस की हो गई। आगे सर जॉर्ज बर्लो 1805 से 1807। 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह के काल में महत्वपूर्ण घटना। इसके काल में जो घटना हुई वह क्या हुई? सिपाही विद्रोह हुआ। तब 1806 में सर जॉर्ज बर्लो। मिंटो, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। तो रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 1809 में अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में हुई थी। मध्यस्थता इसकी मैटकॉफ ने की थी। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ मिंटो में। लॉर्ड हेस्टिंग देखिए 1813 से 1823। तो इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध, इसको याद रखिएगा, इसके डेट डायरेक्ट आपको मिलान करने को आ जाएगा। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में, आंग्ल नेपाल 1814 से 16 के बीच में हुआ और नेपाल के अमृत सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में संगोली की संधि हो गई और इसके द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत भी। संगोली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध जो है समाप्त हुआ। वह कब हुआ? 1816 में संगोली की संधि हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध स्टार्ट कब हुआ? 1814 से 16 के बीच। इसके समय में
पिंडारियों का दमन कर दिया गया और पिंडारियों के प्रमुख नेता और वसील मोहम्मद चित्तू और करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। तो लॉर्ड हेस्टिंग ही था जिसने मराठों की शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। प्रेस पर लगने वाले प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। और इसी समय 1822 में कैलेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तो लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 के बीच में लड़ गया। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यानडाबू की संधि हो गई थी। यानडाबू की संधि 1826 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 के बीच में। 1826 में यांगडू यांगडबू की संधि हो गई जिससे बर्मा युद्ध हो गया। 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया इसके बाद 1828 से 1835। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर बना था और इसी समय 1806 ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह न लगने तथा कानों में बालियां न पहनने देने वाला वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे 1806 में, क्योंकि उन्हें यह रोकता था कि आप जाति चिन्ह नहीं पहन सकते, कोई कान में कुंडल नहीं पहन सकते, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें विद्रोह कर दिया। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो वो 1833 में कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ, ठीक है, प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो बेंटिंग ही था जिसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बना करके 1829 में 1807 में के द्वारा विधवाओं के सती होने को करते थे। विधवाएं जो सती हो गई थी उस समय, उसे धारा 17 के तहत अवैध घोषित कर दिया। किसने किया? विलियम बेंटिंग ने। पर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का समाप्त कर दिया और ठग देवी काली की पूजा करते थे। तो ठग जो होते थे देवी काली की पूजा करते थे और 1830 में ठगी प्रथा को भी कर्नल स्लीमैन ने इसे समाप्त कर दिया बेंटिंग के तहत में। 1835 में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापना हुई 1835 में। किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की। आगे देखते हैं। इसी समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो अब मैकाले जो था वह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास भी किया। तो कोडीकरण का प्रयास किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारतीय शिक्षा पर मैकाले की कार्यवृत्ति जो है 1835 ईस्वी
को और भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ माना जाता है। तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ 1835 में माना जाता है। इसके मयकाली का प्रारंभ हुआ। पेंटिंग ने 1831 में मैसूर में और 1834 में कुर्ग में एवं मध्य कचेर में हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तराधिकार पद नियुक्त किया, उत्तरदायी पद, ठीक है। और इसी समय भारतीयों को प्रशासन किया और उच्च पद सदर अमीन का जो कि 700 रुपए प्रति माह की तनख्वाह मिलती थी। इसी के समय बंगाल के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से कोई किसी को रोका नहीं जाएगा। इसने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो चार्ल्स मेटकॉफ आगे आते हैं और इन्हें 1835 से 1836 ईस्वी में कार्यकाल में प्रेस की स्वतंत्रता पर नियम हटाया गया। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो थी वह हटा दी गई, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ जो था वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। आगे देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता पर लाने की कोशिश की गई और ब्रिटिश सम्राट शासक समर्थक जो था यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1838 से 42 के कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुई। 1838 से 42 के बीच में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ठीक है। आगे देखिए, इसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया और दक्षिण निधियों पर सरकारी नियंत्रण को खत्म। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड रोड का मरम्मत भी कराया। तो ग्रांड रोड का मरम्मत किसने कराया? 1839 में ऑकलैंड ने कराया। लॉर्ड के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान कर दी गई। आगे हम लोग देखेंगे एलन बरो। तो लॉर्ड एलन बरो देखते हैं 1842 से 1854। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त। सिंध के अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिंध को 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन यह है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। तो एलन बरो ही था जिसने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1843 में। दासों द्वारा दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। अगर देखते हैं, रविवार की जो छुट्टी स्टार्ट हुई वह 1843 में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग जो था 1844 से 1845, लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल और महत्वपूर्ण घटना क्या थी इसमें? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, 1845 से 1846 आंग्ल
पानीपत युद्ध, अंग्रेज विजय और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। नरबली की प्रथा जो होती थी वह लॉर्ड हार्डिंग के काल में प्रतिबंधित कर दी गई। चलो जी देखते हैं। 1848 से 56 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1848 से 1849 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया। 1849 में जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख युद्ध जो हुआ वह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। 1849 में उसको पंजाब को विलय कर दिया गया और इसको विलय करने के बाद कोहिनूर हीरा जो था वह महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध जो ये है 1848 में, नवंबर 1848। रामनगर का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया था। यह युद्ध है 1848 में। ठीक है, अगला अनिर्णायक अनिर्णित रहा। ठीक है, कोई निर्णय नहीं निकला इसका। और दूसरा चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 में और अनिर्णित रहा ये भी। तीसरा युद्ध गुजरात के चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ। 1849 मार्च में युद्ध हुआ। क्या? गुजरात का युद्ध, जिसमें सिख पूरी तरह से पराजित हो गए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो 1882 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। सिक्किम पर भी अधिकार किसने किया? डलहौजी ने। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था इसका? भूमि कर रहित जागीरों को या फिर जागीरदारों का पता करके उसे छीनना था। तो जागीर कहीं पे भी थी उसे पता करना और उससे छीन लेना, यह इनाम कमीशन था 1852 में। इसकी काल में डलहौजी के शासन। तो डलहौजी का शासन काल में उसके व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति में के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, प्रथम प्रथम जो था वह सतारा था, जो कि 1848 में। जैतपुर बुंदेलखंड, संभलपुर 1849, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश 1885, झांसी 1853, नागपुर 1854। यह ला डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत से इस पर अधिकार कर लिया गया। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगा करके अंग्रेजों ने इसे अपने अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। उस अवध का नवाब वाजिद अली शाह था उस समय। 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक शहादत खान 1856 में इसने तो खाने का मुख्यालय जो है कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया और इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों सरकारी स्कूलों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। तो डलहौजी को
भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय में पहली बार 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर पहली रेल ब्लैक बेरी चलाई गई थी। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन लाला डलहौजी के काल में ही 1854 में शुरू हुआ। इसने पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में की। सार्वजनिक विभाग की स्थापना कब? 1854 में जानते हैं। इसी एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की और इसी समय 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच में पहली बार बिजली संचालित कार सेवा शुरू हुई। 1853 में कलकत्ता और आगरा में बिजली तार संचालित सेवा शुरू हो गई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा संचालक मंडल से अब कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति के प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था अधिकारियों की नियुक्ति को 1853 से प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट कर दी गई, जिसके लिए उम्र जो थी 18 से 23 वर्ष रखे। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा सफलता पाई थी। पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1853 में पहले वर्ष बने। 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1822 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन और भारत में किया जाने लगा। तो भारत में इलाहाबाद में किया जाता था। डलहौजी ने नरबली को रोकने का भी प्रयास किया। आगे आते हैं कैनी 1856 से 62। 1856 से 62 कैनी यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी में ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। 57 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ और यह विद्रोह प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के पेश किया और इसी वर्ष इसे पारित कर भी दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत का आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का मिल गया। तो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1866 में आगरा एक उच्च न्यायालय की स्थापना की और 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ और यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दे दिया गया हुए और पैदा होने वाले बच्चों को वैध बनाया गया। तो भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में पहला विधवा विवाह 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से संपन्न हो। आगे देखिए 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून भी बनाया गया और उसके शासन के अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित। अगर आप धर्म परिवर्तित कर रहे हैं तो आपको उसकी पैतृक संपत्ति से
निश्चित क्या बोलते हैं वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय में महालेखा परीक्षक का पद भी सृजित किया गया, और जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक था। भारत शासन अधिनियम 1885, इसके तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त के साथ मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित था। मैकाले प्रारूपित दंड संहिता 1858 में ला कानून बना दिया गया। 1862 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप यानी राज्य विलय की नीति समाप्त कर दी गई। 1861 में इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना की। सर्वेक्षण की स्थापना की, पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में आधुनिक काल में लॉर्ड कैनिंग के वायसराय की सहायता से की गई। लॉर्ड अलेक्जेंडर कैनिंग। आगे देख लेते हैं एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 के बीच में उसने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में उसको बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। 1862 से 63 में इसका कार्यकाल। आगे आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। चलिए आज हम लोग लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर ओके। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और ये आपके एग्जाम्स के देखते हुए स्टार्ट की गई है। यह सीरीज जो है आपके एग्जाम में आपको नंबर जो है सबसे ज्यादा दिया गया। आप लोग इस चीज को ध्यान पूर्वक समझिए और इसको समझिए, ये बात को, हमारी बात को जो हम बता रहे हैं। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने यार को बताइए और शेयर करिए, इसको लाइक करिए। ठीक है।